कि वहाँ पे ये चीज़ है और वहाँ पे ये चीज़ भटक रही है और परेशान करती है, सबको पता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पॉट है। तो ना रात को सो रहे हैं, खाना वाना खा के अपना सो रहे हैं, तो इसको ना रात को थप्पड़ पड़ता है। मजदूर को उसको थप्पड़ पड़ा एकदम से, टक। एक थप्पड़ पहले बजा हुआ है, निशान गया नहीं, दूसरा टक। खेतों से ही निकलता है मसा, और वहाँ पे जाके ना उसको जो पहला घर मिलता है ना, वहाँ पे नॉक करने लग जाता है। पागलों इधर नॉक कर रहे कि भूत है मुझे बचा लो, अंदर ले लो। कोई दरवाजा थोड़ी खोलेगा, इतनी रात, आधी रात का टाइम है, कौन दरवाजा खोलेगा? और जिसको पता है कि वहाँ का मजदूर है, फिर अगले घर में जा रहा है। मतलब उसको जो घर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इधर उधर, हर घर का दरवाजा खटका रहा है, जोर जोर से चीखने लगा हुआ है कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। जो वो औरत होती है, छोटी बहू है, उसको उससे भी खतरा है कि अब कैसे, मतलब क्या करेंगे, इसके पास चली जाएगी, मेरे बेटे पास फिर नहीं कुछ आएगा, ना मेरे पति के नसीब में था, ना इसके पास आएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन क्या होता है, जिस रात को ना वो ऐसे करके ना अपने पति को कुछ तो तिकड़म लगा के प्लान सुनाती है, अगले दिन उसका पति उधर ही खेत में मरा हुआ मिलता है। सो गाइस, हाईलाइट आपने देख लिया है। ये स्टोरी है राजस्थान की, ज़मीन जायदाद की स्टोरी है, ज़मीन के रिलेटेड है, खेतों के रिलेटेड है, खेती बाड़ी के रिलेटेड है। और इस स्टोरी में एक एग्रेसिव इगोइस्टिक आत्मा की बात की गई है। ये बहुत पुरानी है, और ये स्टोरी जो सुनाएंगे हिताक्षी, आप सुनने के बाद कहोगे कि हाँ, ये तो हमारे तीसरे चौथे घर की स्टोरी है, ऐसा अक्सर होता है। तो जानते हैं हिताक्षी से, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक देखना है स्टोरी को, क्योंकि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। इसी वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। स्टोरी ये एक बार प्रेजेंट की स्टोरी है, एक बार पास्ट की स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना स्टोरी। सो आप में से ही किसी एक ने मुझे स्टोरी भेजी है, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को स्टोरी भेजी थी। तो एक गाँव की स्टोरी है राजस्थान में एक। तो जिस गाँव की ये स्टोरी है, जिसमें वो रहते हैं, वो ना एक रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बाद ना उनके रेजिडेंशियल एरिया के पीछे खेत शुरू हो जाते हैं, और आप लगा लो कि खेत इतने के ज़्यादा फैले हुए हैं, मतलब इतनी खेती बाड़ी का वहाँ पे है काम, कि उसके बाद ना वहाँ पे ऐसे, मतलब बीच में ही डिवीज़न है कि दूसरा गांव शुरू हो गया, नेबरिंग गांव शुरू हो गया, इस हिसाब से कि बीच में उनके खेत आ गए, फिर उसके आगे उनके। तो ये जहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर रहती है, उनके साथ के गाँव की कहानी है, लेकिन आसपास के 4 गाँवों को सबको पता है वो चीज़, कि वहाँ पर ये चीज़ है और वहाँ पर ये चीज़ भटक रही है और परेशान करती है, सबको पता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पॉट है, 3-4 स्पॉट है, उनमें से एक स्पॉट की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सो ये हुआ क्या कि जिनके नाम पे ज़मीन थी, उनके ना बेटे की डेथ हो गई। उनका एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे की डेथ हो गई, जो उनके आगे पोता या पोती जो भी थे, वो बाहर जा चुके हैं। ठीक है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं। तो ना जिनके पास ये ज़मीन थी, उन्होंने ना कोशिश की कि मैं बेच दूँ, ट्राई करूँ, लेकिन जो भी आसपास वाले सेलर्स थे, या कह लो कि जो लेते हैं ज़मीन और फिर कहते हैं कि हाँ हम बेच देंगे, प्रॉपर्टी वालों को ना उन्होंने ट्राई भी किया कि एक्स्ट्रा आप परसेंटेज रख लो, ये मतलब मैं कम बचा लूँगा पर आप इसको बिकवा दो, कि मेरे को चाहिए ही नहीं है, मैंने देनी नहीं आगे अपनी जनरेशन को, अपनी बेटी को या अपने पोतों को नहीं देनी है मैंने ये प्रॉपर्टी। उन्होंने बहुत ट्राई किया था अंकल ने, लेकिन वो बिकी नहीं, क्योंकि कोई भी अगर ज़मीन देखने आता था तो आसपास वाले बोल देते थे कि नहीं भैया ये मत लेना। बार बार यही चीज़ रिपीट होती रही। तो लास्ट के टाइम पे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर जब नहीं हुआ तो फिर वो अपनी विल में लिख के गए थे कि मेरे आगे ना पोतों पोती को तो क्या याद देनी थी, अब वो है ही नहीं इंडिया, वो आएंगी ही नहीं। तो उन्होंने अपने दोस्तों को दे दी, जो बेटी के आगे 2 बेटे थे उनको दे दी वो ज़मीन। वो बिजनेस माइंडेड है बहुत। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि खेती बाड़ी तो किसने करनी है, और वो ज़मीन का टुकड़ा जब वो देखने भी गए ना, उन्होंने मतलब अब कुछ तो स्कीम लगानी थी कि हमारे नाना जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं ऐसे, और वो लोग तो वहाँ पे ज़्यादा रहे नहीं है, आए नहीं है। नाना जी खुद नहीं रहते थे वहाँ पे, जबकि जवानी के दिनों की ली हुई थी वो प्लॉट तब का, और काफ़ी बड़ा एरिया था, काफ़ी बड़ा, मतलब एकड़ के हिसाब में है वो ज़मीन। तो आप समझ सकते हो आज के टाइम पे वो वैल्यू है ना। तो काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, वहाँ पे देखने गए, वो ज़मीन बंजर, मतलब वहाँ पे घास फूस भी नहीं हुई है, बंजर मतलब समझ रहे हो, बैरन लैंड, प्रॉपर सूखा हुआ ड्राई ज़मीन। तो उन्होंने सोचा कि खेती बाड़ी का यार सिस्टम समझ नहीं आएगा ना अपने को, कि कैसे करें इसको, दें इसको हम किसी को या ना दें, किस हिसाब से करें। तो कहते हैं कि काम करते हैं, इसको ना बनाते हैं घर, और ये छाड़ देते हैं हम रेंट पे, रेंट तो आता ही रहेगा टाइमली। उन्होंने कहा कि जितनी इन्वेस्टमेंट है अपनी
इसको वैसे यूज़ करते हैं कि पड़ी रहेगी, कब बेचना है कब नहीं, क्या करना है, पैसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करते हैं। फिर रूम्स बना देते हैं और चढ़ा देंगे ना किराए पे। जो भी मतलब जैसे रहना चाहे कि लास्ट में ही लगता है तो देख लेंगे। इन्होंने ना फाउंडेशन बनवाना शुरू किया। पहले दिन जैसे मजदूर वगैरह बुलवाए, सारा कुछ है ना, इन्होंने फाउंडेशन बनवाना शुरू किया। पहले दिन किसी मजदूर को करंट लग गया। फाउंडेशन जब बनाते हैं, जब आपने वो नींव बनानी होती है तो आप उसको खोदना शुरू करते हो ना, तो मेरे ख्याल से आसपास के खेतों का पानी का फ्लो या कुछ तो रहा होगा। जब अगर आप लोगों ने खेत देखे हैं, मोस्टली शायद देखे ही होंगे, अगर खेत देखे हैं तो उसमें ना ज़मीन के नीचे भी वाटर लेवल रहता है, क्योंकि इतनी देर से सींची होती है ज़मीन, है ना, सारा कुछ। तो मेरे को लगता है कि उसके हिसाब से करंट लग गया। जो मेरे को पहली चीज़ उसने बताई, मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल थिंकिंग तो यही कहती है। हाँ, पानी से नीहा बनती हैं तो वो डूंगी होती हैं, और अगर चावल लगे हुए हैं, पानी बहुत होता है खेतों में, तो वो आ सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता कि आसपास किस चीज़ का खेत था, लेकिन करंट लगा तो मेरे को थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग ये कहती है कि ज़मीन के अंडर पानी होगा, इन्होंने कर दिया ऐसे। उसके बाद ना इन्होंने कहा था कि हमने कमरे बनाने, है ना, तो दीवारी बनाना शुरू करी। दीवार ही बना रहे थे, ईंटें रखते रखते ना मजदूरों का काम होता है कि वो एक दूसरे को ईंटें फेंकते हैं, और बहुत प्रैक्टिस होती है उनको। कहते एक ना मजदूर ऐसे ही ईंट फेंक रहा था, दूसरे के सिर पे आके लगी, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, मर गया, उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। ओहो। तो ना वो लोग आए, उस टाइम पे तो थे नहीं, नज़र ही नहीं रख रहे थे कि उनको काम ताम बहुत था बाहर। वो लोग आए, देखे दोनों भाइयों ने कि यार ये तो काम ख़राब हो गया, अपने सिर पे ना आ जाए बात, है ना, कि ऐसे। पर खैर उनको पैसे वैसे खिला के मजदूरों को, उनके परिवार को उन्होंने चुप करवा दिया कि शांति रखना, कि मत करना कुछ ऐसे, है ना, क्योंकि कभी किसी की डेथ हो जाए, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, वैसे ही 100 अफवाहें फैल जाती हैं, और उस ज़मीन के बारे में पहले ही थी। फिर किसी ने उनको बोला कि यार तुम ऐसा करो कि यहाँ पे हवन करवाओ, ज़मीन का शुद्धिकरण करवाओ, और फिर शुरू करो काम। ये लोग ले आए किसी पंडित को, उन्होंने करवा दिया वैसे ही हवन वगैरह। तो कहते कि ना उसके बाद इन्होंने शुरू किया कि करते हैं दोबारा। अब शुरू करने लगे तो कोई मिल नहीं रहा, आसपास को कोई मजदूर मानना ही ना कि अब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले एक जो टोली थी उसको नुकसान हो गया, फिर जो दूसरी टोली आई काम करने उसका भी हो गया, उनका तो मर ही गया इंसान। तो कोई माने ना, आसपास गांव में पूछ रहे हैं, इनके गांव में पूछने आए कि कोई हो मजदूर ऐसे, कोई ना माने। तो फिर ये शहर से लेके गए, उन्होंने कहा कि आपको ना दिन दिहाड़े आ जाया करेंगे मजदूर, आपने रुकना है। 2 परिवारों को ना अलॉट कर दिया। अच्छा। आगे वो भी मजदूरों ने 2 भाई थे, उनको अलॉट कर दिया। वो कहता एक परिवार थोड़े दिन के लिए रुकता था, एक परिवार कहता थोड़े दिन के लिए रुकता था। इस हिसाब से इन्होंने सेटलमेंट बताई कि रुकेंगे, रुक के अगले दिन इनका ही काम है कि सुबह आके देखेंगे, और बीच में सैटरडे संडेज को वो लोग आ जाया करेंगे जिनकी अब ज़मीन है, दोनों भाई आ जाया करेंगे। तो इस हिसाब से ना उन्होंने कहा कि ठीक है शुरू करते हैं। तो जब ना मजदूर का एक परिवार रुका हुआ था वहाँ पे, 4 दिन हुए काम शुरू हुए हो गया था, इनकी दीवारी पूरी हो गई थी, मतलब जो इन्होंने पूरा वो करना था ना, फेंस बनानी थी, वो कहते ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। तो ये लोग अंदर अपना बैठे हुए थे, वैसे आपको पता है ये टेम्प्रेरी सेटअप लगा लेते हैं, वैसे ये लोग बैठे हुए थे। तो वो जो है मजदूर है, इनको पीने की भी बहुत आदत थी दोनों, मतलब कभी वो परिवार रुके, वो परिवार रुके, पीते थे, ठीक है। तो ना रात को सो रहे हैं, खाना वाना खा के अपना सो रहे हैं, तो इसको ना रात को थप्पड़ पड़ता है मजदूर को, उसको थप्पड़ पड़ा एकदम से टक। तो ना वो ऐसे चीखने लग गया हड़बड़ाहट में कि क्या है क्या है क्या है, जो भी अपना मतलब लैंग्वेज में बोलने लग गया कि किसने मारा क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब मिक्स। तो ना और बहुत ज़ोर से चीखा वो, मतलब पता है ये आसपास के कि उस रात को वो आदमी चीखा था। तो ना उसकी वाइफ एकदम से झटके से उठती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो, कि क्या दिक्कत है। तो आगे से वो कहता है कि ना मेरे को थप्पड़ मारा है। तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तूने पिया हुआ है, तू पी के बकवास कर रहा है, कि सो जा चुपचाप। तो ना वो कहता है नहीं नहीं मेरे को मजा है, थप्पड़ बजा है। तो ना वो कहती है कि अब 1 बज गया ना, दूसरा मैं मारूंगी, तू सो जा। मतलब ऐसे करके उसको सुला देती है। अगली सुबह जब वो उठते हैं, वो उठती है, वो देखती है कि इसके सच्ची थप्पड़ बजा हुआ है, वो लाल ऐसे निशान पूरा चपेड़ का, इतनी ज़ोर से, मतलब उंगलियां छपी हुई थी वैसा निशान। तो वो अपने पति को उठाती है कि उठ उठ उठ, और ना भागती है बाहर को। फिर आसपास की जो बूढ़ी औरतें होती हैं ना, उनको जाके बोलती है कि ना माँ जी ऐसा हो गया हमारे आदमी के साथ, माँ जी ऐसा हो गया हमारे आदमी के साथ। तो ना वो लोग भी उसको ना थोड़ा कम भाव देते हैं, मतलब वो उसको उतना वो ही नहीं करते हैं
इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे कुछ है। तो अब यार कोई घर पे आके आपको कोई बोले कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, और आपको पता है कि उस जगह पे कुछ है, आप उसका सोल्यूशन दोगे? आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरे पीछे ही ना पड़ जाए? हाँ, इग्नोर करता है कि नहीं आप जाओ, हमारे घर में मत आओ। हाँ, तो वो लोग ना ऐसा करें। उसके बाद ना उसको टेंशन होगी, वो कहती कि चल यहाँ से। वो कहता पैसा ज़्यादा है, जाए भी ना, जिसको थप्पड़ पड़ा वो ही नहीं जा रहा है। और वो कह रही है चलो यहाँ से, तुम्हारा मतलब ज़िंदगी नहीं बचेगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, पैसा बहुत है, हमने पैसे लिए हुए हैं, कैसे करेंगे पूरे काम, तो कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। कहती है चलो यहाँ से। नहीं, झगड़ते हैं इस बात पे। वो अपना बच्चा उठाती है, निकल जाती है। अच्छा, शाम हुई नहीं, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले वो निकल जाती है कि मैंने नहीं रहना इस जगह पे, मेरे को नहीं पता आज तुझे हुआ है, कल को मेरे को कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, तू तो वैसे पियक्कड़ है। ऐसे करके वो निकल जाती है। रात को ना उसको डर लग रहा होता है, नींद आती नहीं है। जैसे ही नींद पड़ती है झटके से दूसरा थप्पड़ बजता है उसको। अच्छा, तो वो ना भागता है बाहर को। एक थप्पड़ पहले बजा हुआ है, निशान गया नहीं, दूसरा टक, अभी वो सोया ही था, टक करके थप्पड़ बजा उसको, और फिर वो बाहर को भागता है। तो बम्बी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, पानी वाली मोटर कह देते हैं। मोटर। मोटर पे जाके ना, जहाँ पे चार दीवारी सी नहीं बनी होती है, वहाँ पे जाके बैठता है। तो ना ऐसे उसको मतलब पूरा डर चुका है। आप सोचो, आप अकेले हो, एकड़ के हिसाब से ज़मीन है, सिर्फ चार दीवारी बनी हुई है, बीच में आपके चार बर्तन पड़े हुए हैं, वहाँ पे मंजी लगा के आप सोए और आपको थप्पड़ बजा रात को। थोड़ा फनी भी लग रहा है, लेकिन थप्पड़ पड़ा उसको। मतलब आप सोचो कि मतलब कैसे इंसान की मेंटल स्टेट क्या होएगी उस टाइम पे जिसको थप्पड़ पड़ा है। आपको कोई अननोन चीज़ टच कर पा रही है, समझ रहे हो वो स्केरीनेस का लेवल, समझ रहे हो आपकी, मतलब कोई चीज़ हमें, हम अकेले हैं घर में, ऐसे भी कर जाए, ऐसा भी कुछ फील हो जाए, कितना डर लगेगा। उसको थप्पड़ पड़ा है, उसके बाद वो डर के बैठा हुआ है वहाँ पे। और उसकी क्या सिचुएशन होगी मेंटली, मतलब भी ना एकदम से घबराया हुआ है, वो किसी को बोल नहीं सकता, खेतों के बीचों बीच बैठा है वो एकदम सुनसान है। मतलब रात के सिर्फ जो कीड़े थोड़े जानवर दूर बोल रहे होंगे वही हैं, किसी के पास भाग के जा नहीं सकता, जान बचाने को जाए कहाँ, वो भी डर के वहीं पे बैठा हुआ है। उतनी देर में ना उसका गोता लगता है पानी में, मतलब जैसे कोई फोर्स उसको पकड़ के ना ऐसे पूरा, उसकी बॉडी पूरी जो वो बम्बी बनी हुई है उसके अंदर, उसके पैर बाहर को है और वो पूरा अंदर है, गोता लगवा रही है कोई फोर्स। वो कोशिश करके सीधा सीधा होता है और वो मुश्किल से बच के ना भागने लग जाता है फिर कि अब तो मेरी जान ही बचानी है मैंने। भागने लगता है, इतनी तेज़ भागता है उसको कुछ नहीं समझ आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। खेतों से ही निकलता है मसा, और वहाँ पे जाके ना उसको जो पहला घर मिलता है ना, वहाँ पे नॉक करने लग जाता है। पागलों इधर नॉक कर रहे कि भूत है मुझे बचा लो, अंदर ले लो। कोई दरवाज़ा थोड़ी खोलेगा, इतनी रात, आधी रात का टाइम है, कौन दरवाज़ा खोलेगा। और जिसको पता है कि वहाँ का मजदूर है, फिर अगले घर में जा रहा है, मतलब उसको जो घर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इधर उधर, हर घर का दरवाज़ा खटका रहा है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा हुआ है कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। मतलब वो उस टाइम पे ऐसी कंडीशन में पहुँच चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा है। अभी उसको गोते लगे हैं, सांस अभी वापस ही आई थी कि भाग भाग के उसने फिर सांस फुला ली अपनी, पसीनो रखा है एकदम। मतलब उसके हालात इस टाइम पे ऐसे थे कि वो डेथ और लाइफ के वर्ज पे था, चाहे विद फोर्स विदाउट फोर्स वो मतलब शायद ही बचता, इतना कुछ उसने अपना हालत ख़राब कर ली थी। उसके बाद भाग रहा है ऐसे करते करते 4-5 बेचारा घर खड़काता है, गलियाँ घूमता है, नहीं मिलता। उसके बाद ना उसको एक मंदिर दिखता है, उस पर भी रात को ताला लगा के जाते हैं ना, वैसे ही लगा के गए होते हैं। छोटा सा मंदिर, बिल्कुल ऐसे छोटा सा मंदिर बना होता है। वहाँ पे ना दरवाज़ा की वो पकड़ के ना, जो ग्रिल होती है उसको पकड़ के ऐसे रात को ना फिर लेट जाता है। जब तक तो उसको होश होती है तब तक तो वो करता रहता है जाप। फिर उसके बाद सुबह वहीं पे मिलता है। पुजारी जब सुबह वहाँ पे जोत जगाने आते हैं, गेट खोलने आते हैं, दरवाज़ा खोलने आते हैं उसका मंदिर का, वो देखते हैं कि वो गिरा हुआ है। वो मजदूर की शक्ल देखते हैं, मजदूर की शक्ल सबको पता है क्योंकि वो फेमस ही बहुत था प्लॉट वहाँ पे, तो सबको पता था कि ये वही मजदूर है, इसके साथ कुछ हो गया रात को। वो उसको उठाते हैं कि क्या हो गया ऐसे ऐसे करके। तो सुबह लगती है पंचायत, उसको वहाँ पे लेके जाया जाता है, उसको बिठाते हैं। वो कहता है रात को मेरी किसी ने मदद नहीं करी, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस अपने घर जाना है, मैं पहली बस पकड़ूंगा और घर जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं तू बैठ, उसको बिठाते हैं। वो फिर उठ जाता है हाथ जोड़ के ना, मतलब गरीब इंसान है ना, उसको रात को थप्पड़ पड़े हैं किसी ऐसी चीज़ से जो उसको नहीं पता, उसकी जान मसा ही बची है, उसके गोते लगवाए गए हैं, हो सकता है वो उसको मार ही देते वहाँ पे डुबा के, कुछ नहीं पता था।
वो एंटिटी हो सकता है इतनी पावरफुल हो कि उसी टाइम पे उसको मार देती, पर किसी तरह से इसने अपनी जान बचाई है। वो कहता है कि ना उसको फोर्सफुली फिर बिठाया जाता है। वो कहता है कि चलो मैं बताता हूँ आपको, पर मेरे बाबू को बुला दो। बाबू इन द सेंस कि जिनकी ज़मीन जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसको बुला दो, कि मैंने उससे पैसे लिए हुए हैं, मैं उसको वापस कर दूँगा, कि मेरे को करना नहीं है काम यहाँ पे। तो कहते हैं हम उसको भी बुलाते हैं, तो पहले हमें बात बता कि क्या हुई थी, कि क्यों तूने रात को सबके गेट खड़काए और ऐसे। फिर वो कहता है कि रात को जब मैं सोया हुआ था ना, मेरे को तुमसे थप्पड़ पड़ा और मैं उठ के बाहर को भागा। फिर उसके बाद वो कंटिन्यू शुरू करता है अपनी स्टोरी सुनाना, जो उसके साथ हुआ रात को, पूरी रात बीती। अभी तक आपको सारी स्टोरी समझ आई यहाँ तक? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, जो कि इस इंसिडेंट से कुछ 100 साल पहले की है। ओके। वो कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी था, वो आदमी काफ़ी अमीर था। अमीर इन द सेंस कि इस हिसाब से अमीर कि उसके पास ज़मीनें जायदाद इस हिसाब से बहुत थी, खेती की भी अच्छी थी और घर बार भी अच्छा था उसका। तो उस टाइम पे ना कुछ इस हिसाब से चलता था कि जिसके खेत ज़्यादा है ना, जिसके पास ज़्यादा फसल हो रही है, वो अमीर है। ठीक है, उस टाइम पे मतलब माना जाता था कि अच्छा इसके तो ऐसे खेत हैं, ये तो ये भी बीज लेता है, ये अन्न भी कर लेता है ना, इस अन्न का भी है, गेहूँ भी है, जो भी है, मतलब उनका चावल गेहूँ जो भी उसकी बीजी हुई खेती थी, उसके लिए उसको बहुत अमीर माना जाता था कि ये कोई चीज़ भी लगा दे ना, पत्थर भी लगा दे, वो भी उग जाता है। उसको लक्की मतलब उस हिसाब से माना जाता था। उसकी शादी को हो चुके थे कुछ 5-7 साल, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। तो वो ना इस आदमी का मतलब सिर्फ एक ही दुख था कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, कि हमारा एक बच्चा भी हो जाए। बड़ी मिन्नतें करके, मन्नतें, कोई हवन नहीं छोड़ा, कोई देवी कोई देवता किसी चीज़ का द्वार नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने माथा ना टेको। कपल ने वहाँ पे जाते थे, एक ही चीज़ मानते थे, हमारी संतान हो जाए, संतान हो जाए। इनका एक बेटा होता है, वो बेटा ना होता भी ऐसा है कि एकदम प्यारा सा, गोल मोल और देखने में बड़ा प्यारा, उस हिसाब से होता है। उसके ना 2 साल बाद ही एक और बेटा होता है इनको, भगवान की कृपा से। तो उनको ऐसा हो जाता है कि चलो इतनी देर कुछ हुआ नहीं हमारे घर में, अब हुआ तो एक साथ 2 बेटे हो गए, है ना, बढ़िया है। तो ऐसे करके उनका मतलब पालन पोषण सब कुछ, क्योंकि अमीर ही इतने हैं, जो भी है सब कुछ अपने बच्चों के लिए, और हुए भी देर बाद हैं, तो बहुत लाड प्यार से रखते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से। लेकिन बड़ा बेटा ना बहुत समझदार होता है, वो उसको अक्ल है कि किससे कैसे बात करनी है, कितने लहजे से रहना है। वो चाहे मतलब उससे 2 साल बड़ा था ना, लेकिन वो बात ऐसे करता था जैसे उससे 10-12 साल बड़ा हो। अपने छोटे भाई को अपने बेटे की तरह संभालता था। अगर वो लोग उस टाइम पे मतलब उनको कहा कि आपने विद्यालय जाना है, वहाँ पे ना जैसे पुराने ज़माने में स्लेटें होती थी, उसी पे करके उन्होंने वहाँ पे लेसन सीख के आने, ऐसे करके। तो वही चीज़ उसको बतानी, वैसे ही करना, सारा ध्यान रखना कि तू क्या खा रहा है, तू क्या पी रहा है। मतलब उसको बहुत लाड प्यार से रखा उसने। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से रखा। बड़े होते होते ना जब कुछ टीनेजर की उम्र में आते हैं, 14-15 साल की उम्र में, बड़ा भाई इतना समझदार होता है ना, वो उसके फादर के साथ खेत में जाना शुरू कर देता है। उसको बचपन में भी खेत में खेलने का बहुत मज़ा आता था। जब पापा उसके लगते थे ना खेती करने, वो जाता था। और उसका बाप इतना अमीर था कि वो किसी को भी रख सकता था अपने आगे अपने खेत चलाने को, लेकिन वो खुद मेहनत करते थे। वो कहते थे कि जो मेरे हाथ से चीज़ निकल के आनी है ना, वो कहीं नहीं आनी। और वहाँ पे ना एक ज़मीन का टुकड़ा था उनका जो बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। वहाँ पे कहते वही खेती करते थे। वो 4 के हिस्सों में ना अलग अलग खेत उन्होंने उस टाइम पे जो भी फसल होनी, 4 फसलें हर सीज़न में ऐसे ही लगानी कि 4 चीज़ों की करनी है, और वो खुद ही करनी उन्होंने। बाकी और भी ज़मीनें थी जहाँ पे उन्होंने रखे भी हुए थे हेल्पर्स, पर वहाँ पे वो खुद करते थे काम। तो बेटे को भी बड़ा प्यार था उधर से कि हाँ मेरे पापा करते हैं। मैं जब वो 14-15 साल का वो भी करने लग गया काम। उसने सुबह चले जाना, रात तक वहीं पे खेतों में काम करते रहना, बीज खुद लगाने। जैसे जैसे अपने फादर को देखा था कि पूरी ज़मीन को हल करना खुद से ही करता था, वो भी वैसे ही उसने मतलब पूरी मेहनत जैसे उसके फादर ने करी ना, वैसे ही उसने करनी। और जो छोटा भाई था उसको कोई मतलब नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था खेतों से, उसको कोई मतलब नहीं था मेहनत से। उसको ये था कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, मेरे को खाना ही जा रहा है, मैं यहाँ पे किसी गाँव की लड़की को छेड़ लूँ, मैं कुछ ये काम कर लूँ। मतलब उसका कोई नहीं था। उसको बस ये था कि बस पैसे आए, मैं उड़ाऊँ कैसे। तो उसका ये काम था।
कुछ ना कुछ उसके फादर ना उससे दुखी भी होने लग गए थे कि उनकी रेपुटेशन बड़ी हाई थी। इतना तो वहाँ के मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ होंगी उस टाइम की, उनको नहीं पूछते थे जितना उसके फादर को पूछा जाता था, उस आदमी को, कि आप बताओ कि हम क्या करें, अब ये सॉल्यूशन करवा दो हमारा, इस हिसाब से इतनी रिस्पेक्ट। और जो बड़े वाला था ना, उसको पूरा ध्यान था हर चीज़, मतलब खाद बनानी है, अब इस फसल का ये हल करना है, कोई दिक्कत आ गई है, कभी कोई चीज़ होगी किसी और ज़मीन में, तो उसको पता होता था कि हम लोग पिताजी हम ये चीज़ कर लेते हैं, इससे ये चीज़ का समाधान हो जाएगा। तो एक ना कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि आपका ठीक है, आपने एसेट्स बना लिए, आपने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, अब तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई ना, स्टॉक्स हैं आजकल लोगों के पास, प्रॉपर्टीज़ वैसे वाली लैंड वाली भी हैं, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और भी है। पुराने ज़माने में ज़मीन और गोल्ड 2 ही चीज़ें थी। तो उस टाइम पे ये भी बहुत देखना पड़ता था कि कौन से बच्चे को कितनी चीज़ दी जाए। अब तो इक्वलिटी शेयर्स और भी बहुत कुछ है, और आजकल काफ़ी लोग काफ़ी कैपेबल है, मतलब उनको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे कोई और कर जाएगा। लेकिन उस ज़माने में नहीं था उतना कि दिया हुआ है तो बस उसको समेट के कर लेंगे जैसे भी है। तो जो बड़ा लड़का था वो अपनी पूरी मेहनत, और ऐसा नहीं कि वो दिखाता था, वो एक्चुअल में बड़ा मेहनती था। उनकी शादी का भी टाइम आ जाता है, फिर दोनों की टाइम से शादी करती जाती है, 1-1.5 साल में दोनों मैरिड होते हैं। घर पे बापू देखता है कि अब इनका ना बीवियाँ भी आ गई हैं, अब ना इनका घर अलग अलग चलना चाहिए, कि जो मैं करता हूँ कमाता हूँ ठीक है, लेकिन इनको अपनी अपनी कमाई भी तो करनी पड़ेगी ना। बड़े वाला तो कर रहा था, शुरू से ही कर रहा था, छोटे वाला कुछ करता ही नहीं था, वो तो खा ही रहा था उनके पैसों पे, बाप के पैसे पे भी, बड़े भाई के पैसे पे भी। फिर अब दिक्कत तो होएगी, और वो समझ भी रहे थे दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। तो उन्होंने ना क्या किया कि डिवीज़न करने शुरू की प्रॉपर्टी की। उन्होंने कहा लेकिन जो खेत का हिस्सा है ना, जितना भी खेत है मेरे, सिर्फ वही वाला नहीं जो वो लोग करते थे खुद से, जितने भी हैं खेत, वो सारे के सारे बड़े वाले के जाएंगे। जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ और कोई है वो तेरे को जाएगी, थोड़ा बहुत सोना आएगा, घर वर आएगा, लेकिन वो उसको जाएगा, और ये घर जो है हमारा ये भी इसको ही रहेगा क्योंकि ये खेत के पास का घर है। वो छोटे वाला जल जाता है कि ऐसे कैसे, इतना क्यों उसको जा रहा है, कि मेरे नाम कुछ तो करो, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा आगे। वो कहते तेरे पास इतना सोना आ रहा है, तेरे को हम इतना धन दे रहे हैं, वो बराबर का ही मान तू। पर ना वो जो उसका खुद का इतना दिमाग नहीं होता, उसको लगता है कि ठीक है आ गया तो आ गया। लेकिन जब उसकी वाइफ को वो बताता है, वो तेज़ होती है, वो कहती है कि आप समझ नहीं रहे, ये धन तो चला जाएगा, हम खर्च देंगे आज नहीं तो कल। खेत का क्या, खेत से तो हमेशा ही आता रहेगा ना, वो तो सारा आपके बड़े भाई को चल गया, हमारे नाम एक खेत भी नहीं आया। मेरे माँ बाप ने आपके साथ शादी इसलिए करवाई थी कि आप कितनी ज़मीन से आयात है, हमारे नाम सिर्फ घर आए हैं, हम इन 2 घरों का क्या करेंगे, हमने तो एक में ही रहना है, दूसरे का हम क्या करेंगे। उस टाइम पे रेंट वाला कंसेप्ट ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते वो दूसरे घर का, वो भी बेच देते, फिर पैसा ले लेते, और फिर वो मतलब उस लेवल पे सोच ही नहीं पाए कि हम पैसा जनरेट कैसे करें। तो थोड़े 1 साल और बीते, पिताजी मर गए, माता पिता अब दोनों नहीं है, सिर्फ भाई भाई बचे। इनका ज़मीन को लेके ना काफ़ी देर तक चलता ही रहा, इनकी कन्फ्लिक्ट काफ़ी देर तक चली। इनके आगे बच्चे भी हो गए। ज़मीन नहीं, खेत किसके नाम पे थे अब? बड़े भाई के नाम पे। अच्छा, घर बार छोटे के वाले के नाम? घर बार छोटे भाई के नाम पे। और बहुत बड़ा एक कोठी है वहाँ पे, वो दी हुई थी, वो कोठी भी खाली है, वो ली नहीं बाद में किसी ने। तो ये लोग करते रहे ऐसा ही। उसके बाद ना कन्फ्लिक्ट चलती रही, बातचीत चलती है, बीच में ना कोई भी बात होनी, अच्छे से फेस्टिवल कोई मना रहे हैं, कुछ चल रहा है मिलके, बीच में इसने कोई छोटे वाले ने ऐसी बात कर देनी कि वहाँ पे ही रंग में भंग। ये चलता रहा हर बार। तो एक बार ना उसको कहता है कि ना भाई तू मेरे से मिलने आ, ऐसे ना किसी के हाथ संदेश भिजवाता है कि तू मुझसे मिलने आ, और वो खेत पे बैठा होता है। कौन? छोटा भाई। अच्छा। उस खेत पे जहाँ पे उसके फादर और वो खुद मेहनत करता था, बड़ा भाई उसके पिताजी, और जहाँ पे उसका बड़ा भाई मेहनत करता आया ना, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था, वहाँ पे उसको बुलाता है कि तू वहाँ पे आ, कि वैसे मेरा मन उदास है, पिताजी की याद आ रही है, तू आ। वहाँ पे उससे मिलने जाता है। जब वो उनसे मिलने जाते हैं छोटे भाई से, छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। उसके बाद उसको कहता है कि ये मैंने लाइन खींच दी है, ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। वो कहता है ऐसे कैसे,
पिताजी मेरे नाम करके गए हैं कि तेरे से नहीं संभलना। वो कहता नहीं मैं संभाल लूँगा, अब मेरा भी बेटा हो गया है, मैं उसको क्या दूंगा आगे, कि मैं संभाल लूँगा सारा, मैं करूँगा खेती, मैं किसी से करवाऊँ खुद करूँ, पर ये हिस्सा मेरा। कहता है कि सुबह बात करते हैं, देखते हैं, अगर तेरे को चाहिए ही है तो सुबह बात करेंगे, हम तेरे को और दे देंगे, ये वाला नहीं दे सकता मैं। ये पिताजी और मेरा आपस का मामला था। तो कहता है कि ऐसे कैसे, जितना बाप वो तेरा था उतना मेरा भी था ना, तो ये मैं लूँगा। तो इनकी बहस बसाई होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ थपाई पे बात आ जाती है। तो करते करते ना चाहते हुए भी छोटा वाला जो भाई होता है वो कहीं मार देता है बड़ी भाई के, और वो ऐसे लगती है कि उसकी कोई नब्ज दब जाती है या सिर पे कुछ इंटरनल इंजरी आती है जिसके कारण बेहोश होकर गिर जाता है। वो गिर जाता है और वो डर के ना भाग जाता है, घर जाता है, और घर जाते ना अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे 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 हो गया। तो वो ना मतलब वो शुरू से तेज़ थी, वो सुन के ऐसे 2 मिनट के लिए होती तो है कि ये क्या करा है आप, लेकिन वो ना कहती है कि अब कहाँ पे है भाई साहब, कहाँ पे हैं। तो ना वो कहती है कि वहाँ पे, वो आदमी कहता है कि वहीं पे गिरे हुए हैं खेत में। कहते हैं आप ऐसे कैसे छोड़ के आके, अगर वो मतलब जिंदा हुआ और किसी ने देख लिया, कुछ बता दिया उन्होंने, चलो चलो चलो। वो फिर खेत की ओर निकल जाते हैं। जब खेत की ओर जाते हैं वो देखते हैं, चेक चुक करते हैं, तो ना वो उसने सेंसेस में नहीं है छोटा भाई कि वो चेक करे कि वो ज़िंदा है कि मर गया है। छोटी वाली चेक करती है लेकिन वो ज़िंदा होता है, वो मरा नहीं होता कंप्लीटली। बड़ा भाई जिंदा होता है। बड़ा भाई ज़िंदा होता है। वो चेक भी कर लेते हैं कि वो ज़िंदा है, लेकिन ना वो उसको 2 मिनट के लिए अपना दिमाग ऐसे लगाती है। वो कहते हैं कि अगर ये जाग गया, ये बच गया, ये बता देगा सबको, वो उसके पास अपने पास जितना भी है कहीं ये भी ना ले ले हमसे, तो अब तो रिस्क है ना, कि ऐसे कैसे करें इसको गाड़ते हैं और दफना देते हैं। तो वहीं पे उसी खेत में जिसके ऊपर वो लड़ते थे, वहीं पे एक गड्ढा सा निकालते हैं, उसको दफनाते हैं, और ऊपर तक ना जैसे वो छोटे छोटे पौधे जो निकले होते हैं वहाँ पे पूरा प्लेन वैसे ही लगा देते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। वहीं पे खेत, वो आदमी जिंदा ही गाड़ देते हैं, मतलब अपना जेठ जिसकी सांस अभी चल रही थी उसको जिंदा गाड़ दिया वहाँ पे। और उसके बाद ना क्या हुआ कि अब वो जैसे मरा हुआ है वहाँ पे, है ना, उसको ऐसे, तो उसकी आत्मा कैसे शांत रहेगी, वो तो मतलब ऐसे रहेगा उसको कि क्या चल रहा है। उसकी वाइफ ढूंढने लग जाती है। अगले दिन आते हैं, अब उसका भी बेटा छोटा है, वो ढूंढते हैं। वो सबसे पहले पहुंचते हैं इनके पास है कि आपके बड़े भैया मिल नहीं रहे, ना जाने कहाँ चले गए हैं। तो कहता है ऐसे कैसे भाभी, कैसे नहीं मिल रहे, चलो ढूंढते हैं, है ना। ऐसे करते ना ढूंढने लग जाते हैं। 4 दिन 5 दिन महीने बीत जाते हैं, कोई पता नहीं। तो अब सबको उनको ना अल्टीमेटली होता है कि अब ज़मीन तो इसी के पास आनी है, जो छोटा बेटा है उसका, आदमी का। तो उसको, जो वो औरत होती है, छोटी बहू है, उसको उससे भी खतरा है कि अब कैसे, मतलब क्या करेंगे, इसके पास चली जाएगी, मेरे बेटे पास फिर नहीं कुछ आएगा, ना मेरे पति के नसीब में था, ना इसके पास आएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस दिन क्या होता है, जिस रात को ना वो ऐसे करके ना अपने पति को कुछ तो तिकड़म लगा के प्लान सुनाती है, अगले दिन उसका पति उधर ही खेत में मरा हुआ मिलता है। जो छोटा भाई था उसी खेत में मरा हुआ मिला। छोटा छोटा भाई भी? हाँ। अच्छा। और कोई इंजरी नहीं है उसकी बॉडी में, कुछ भी नहीं है, बस एक कही है जो उसके साइड पे सिर पे पड़ी हुई है, कोई इंजरी नहीं थी। गांव वाले आके देखते हैं कि ये मतलब सांसें चल रही हैं या कुछ ऐसे, जो भी पहले बंदे ने उसको देखा होगा वो देखते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसे बस मरा पड़ा है। और क्योंकि इतना टाइम हो गया था, खेत जो थे वो सूख चुके थे, कोई पानी लगाता नहीं था, कोई कुछ नहीं करता था, सारा कुछ सूख चुका था। उसके बाद ना जो दोनों छोटे बच्चे होते हैं उनके हिस्से ज़मीन आती है, उसके बाद भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो ज़मीन बा ही नहीं पाते हैं। ऐसे चलते चलते जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो बेचने जाते थे तब भी वो डेथ वाली बात सामने आ जाती थी, कुछ और करने जाते थे तब भी ऐसा ही होता था। जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद मैंने आपको लास्ट बताया ना जिस अंकल के पास ज़मीन थी, इन लड़कों के नाना जी के पास, उन्होंने वो ज़मीन खुदवाई थी जब वो वहाँ पे ही थे अपने गांव में। उनको कंकाल मिला था, जिस कंकाल के सिर पे फ्रैक्चर था। वो निकाल तो लिया गया, लेकिन आज भी वो दोनों भाई भटक रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। उनकी आत्मा
तृप्ति नहीं हुई, कभी मोक्ष ही नहीं मिला। वो खेतों में ही उन दोनों की आत्मा अभी भी है। अभी भी है। और वो भाई आज भी लड़ते हैं उस चीज़ पे। उनकी लड़ाई में जो आता है ना, उनकी लड़ाई में जो स्पॉट पे आता है, उसको थप्पड़ बजता है। और ये पहला इंसिडेंस नहीं था कि उस मजदूर के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल, मतलब कितनी जनरेशन्स ये कहानियाँ सुनाती हैं एक दूसरे को वहाँ की। मतलब वो एक लूप में फंसे हुए हैं जिसमें वो झगड़ते हैं, और कोई भी वहाँ पे आके हवन करवा जाए, कोई हल करवा जाए, सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा उधर का। वो मानने को ही राजी नहीं है। तो वो भैये को थप्पड़ पड़ा। हाँ, तो वो उस केस में पड़ा। उस केस में पड़ा। दो भाई लड़ते हैं जो। और ये जो जिस जनरेशन को फॉरवर्ड हो रहा है वो बड़े भाई की जनरेशन है। छोटे भाई का भी बेटा था ना, उसकी जनरेशन के पास घर घुरी आए थे। लेकिन जो बड़े भाई की जनरेशन थी उसको फॉरवर्ड हो रही है ज़मीन में, और वो फंसी हुई है बेचारी इस लूप होल में। जनरेशनल कर्मा झेल रही है वो। और हुआ क्या था कि बड़े भाई को भी पता है कि उसके पास ज़्यादा चीज़ आ गई है, और वो भी वापस देने को राज़ी नहीं था, क्योंकि वो चलो मेहनत कर रहा था, वो बना रहा था सारी हाँ, चीज़ें। पर वो राज़ी भी नहीं था ना। उसके बाद जो छोटे भाई के पास जो दो, मैंने कहा कि बड़े बड़े घर थे, उनमें से एक बड़ा घर खाली है। वो जो उसका बेटा था उसने उसको रिजॉर्ट बनाने की कोशिश की, उसके आगे जनरेशन्स ने उसको चलाने की कोशिश करी। वो एक शानदार भूतिया कोठी है बस वहाँ पे भी कोई रिजाइड नहीं कर पाता। हर एक गांव में ना ऐसी एक कोठी होती है, ऐसा बंगलो होता है जो खाली पड़ा हुआ है। आपके आसपास कोई ऐसा खाली बंजर बंगलो हो तो बताना, कौन से शहर से है वो, कौन से शहर से, और वो कहाँ पे है जगह। सेक्टर 16 में भी है, यहाँ पे है घर काफ़ी सेक्टर 16 में है, एक है। अच्छा, वेरी फेमस। सो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ उस ज़मीन का, राजस्थान की? नहीं, मतलब ये मेरे सब्सक्राइबर ने जो स्टोरी बताई है वो कहती है कि उसके भी बचपन की स्टोरी है, कि बहुत फेमस है कि ऐसा सा मजदूर के साथ हुआ था, और तब ये अनफोल्ड हुई थी स्टोरी। अभी भी जगह वो वैसी है? वैसी ही है, खेत वैसा ही है, बंजर ज़मीन है। वो जो 4 दीवारी बनी भी थी ना, वो भी टूट चुकी है, बंजर ज़मीन है। यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं यार। आसपास के खेत बिक गए, आते गए, लोगों के चेंज होते रहे ओवर द 100 ईयर्स। कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। पर मेरे को लगता है कि शायद उस वर्ल्ड में टाइम हमारे अकॉर्डिंग ट्रैवल नहीं करता ना। क्या पता दोनों भाई रोज़ झगड़ा करते हो उस भैया के चपेट पड़ के बीच में। यार देखो, अब तो फ़नी लग रहा है ना ये चीज़ें, लेकिन मान के चलो 100 साल पहले ये आपके घर के सामने ये चीज़ें हो रही हो तो कितना डर लगता है। ओके, सो यार बताना गाइस कि स्टोरी कैसी लगी, और आपके नज़दीक में भी कोई ऐसी हैपनिंग हुई है तो बताना। और कोई भी आपके पास स्केरी स्टोरी है, या आपके साथ हैपनिंग हुई है, या आपके दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ है, तो ये मेल आईडी है, उस पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। अगर हमें ऑथेंटिक लगती है स्टोरी तो हिताक्षी उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। और ये वाली स्टोरी के बारे में बताना आपको कितनी की रियलिस्टिक लगी, क्योंकि ये स्टोरी भी सब्सक्राइबर ने भेजी थी और राजस्थान की स्टोरी है। अगर कोई राजस्थान से सुन रहा है, देख रहा है, और उसको ये स्टोरी के बारे में पता है तो मेंशन करना राजस्थान के कौन से गांव की स्टोरी है ये, कमेंट डाउन। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ढेर सारी वीडियोज़ आ रही हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी स्टोरी आपके पास है, इस मेल आईडी पे आप ज़रूर भेजना, हिताक्षी उसको नरेट करेंगी। चलिए गाइस, हम दोनों लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।